अस्सलामुअलैकुम। आज हम जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर को डिस्कस करेंगे। इस डिसऑर्डर में एक्सेसिव वरी होती है। हर छोटी से छोटी बात की परेशानी होती है। जैसे कि अगर किसी ने सुबह उठ के इंटरव्यू के लिए जाना है तो उसको ये परेशानी होगी कि मैं सुबह जल्दी ना उठ सका तो क्या होगा, मुझे गाड़ी ना मिली तो क्या होगा, अगर मैं इंटरव्यू के लिए लेट हो गया तो क्या होगा, अगर मुझे जॉब ना मिली तो क्या होगा। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की परेशानी होती है कि अगर मैं अच्छा ना कर सका तो क्या होगा। हेल्थ से रिलेटेड परेशानी होती है कि मैं बीमार ना हो जाऊँ, मेरे घर पर कोई बीमार ना हो जाए। अगर बच्चों में देखा जाए तो उनमें कॉम्पिटेंसी या परफॉर्मेंस को लेके परेशानी होती है। जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर में फ्री फ्लोटिंग एंजाइटी होती है, यानी वरी का फोकस शिफ्ट होता रहता है एक परेशानी से अगली परेशानी पे। एक परेशानी ख़त्म होती है तो कोई और परेशानी होना शुरू हो जाती है। एंजाइटी को अगर नॉर्मली हम देखें तो पैथोलॉजिकल और नॉन पैथोलॉजिकल एंजाइटी में हम किस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। नॉन पैथोलॉजिकल एंजाइटी जो होती है वो नॉर्मल एंजाइटी होती है, जैसे किसी का कोई टेस्ट होने वाला है, कोई एग्ज़ाम होने वाला है, या तो किसी का इंटरव्यू आने वाला है, किसी की प्रेजेंटेशन है, या कोई डिसीजन लेना है इम्पॉर्टेंट। उससे पहले अगर थोड़ी सी एंजाइटी होती है तो एक नॉर्मल एंजाइटी होती है, वो शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है और उसको इंडिविजुअल ओवरकम कर लेता है। पैथोलॉजिकल एंजाइटी कौन सी होती है, जो कि लॉन्ग ड्यूरेशन की होती है, एक्सेसिव वरी होती है, वो आपकी लाइफ में डिस्ट्रेस कॉज करती है। इसके अलावा वो साइको सोशल फंक्शनिंग जो है उसको अफेक्ट करती है। यही जो एक्सेसिव वरी है ये फिजियोलॉजिकल अराउजल को ट्रिगर करती है, जैसे कि हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, स्वेटिंग होती है, ट्रम्बलिंग होती है वगैरह। जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर अगर अर्ली लाइफ में होता है तो हम इसको प्राइमरी डिसऑर्डर के तौर पर लेंगे, लेकिन अगर ये लेटर लाइफ में बाकी मेंटल डिसऑर्डर्स के साथ होता है तब हम इसको एज ए सेकेंडरी डिसऑर्डर लिखेंगे। जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर के सिम्टम्स अगर परसिस्टेंटली 6 मंथ्स तक रहें तो हम जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर को डायग्नोस करेंगे। सिम्टम्स को देख लेते हैं। जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर के सिम्टम्स वेरी करते हैं इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। ये टाइम के साथ साथ बेटर या वर्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्ट्रेस या फिजिकल इलनेस सिम्टम्स को वर्स कर सकती है कुछ टाइम के लिए। इमोशनल और कॉग्निटिव सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। इसमें अनकंट्रोलेबल या परसिस्टेंट वरी होती है, फियर होता है, कंसर्न्स होते हैं। जैसे कि हमने बात की कि इसमें फ्री फ्लोटिंग एंजाइटी होती है, यानी एक कंसर्न जो होता है वो शिफ्ट होता रहता है एक वरी से अगली वरी पे। एक परेशानी ख़त्म होती है अगली परेशानी शुरू हो जाती है। इसके अलावा डिफ़िकल्टी होती है डिसीजन मेकिंग में। हमेशा ये डर लगा रहता है कि मैं कोई गलत डिसीजन ना ले लूँ। इसके अलावा नींद में मसला होता है, जैसे कि नींद में मसला होता है, कंसंट्रेट नहीं कर पाते, रिलैक्स नहीं रह पाते। इसके अलावा अनसर्टेनिटी होती है फ्यूचर के को लेकर। इंट्रूसिव थॉट्स होती हैं, एक चेन ऑफ थॉट होती है, जैसे कि अगर सोच रहे हैं कि मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ तो सोचेंगे कि मैं लेट ना हो जाऊँ, अगर मेरा इंटरव्यू अच्छा ना हुआ तो क्या होगा, अगर उन्होंने मुझे जॉब पर ना रखा तो क्या होगा, अगर मुझे जॉब ना मिली तो मेरी फैमिली को सपोर्ट कौन करेगा। मतलब एक ही थॉट को लेके आगे एक चेन ऑफ थॉट बनती रहती है। फिज़िकल और बिहेवियरल सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। फिज़िकल सिम्टम्स को देखें तो मसल टाइटनेस होगी, जिस्म में दर्द होगा, सोने में मसला होगा, नींद ठीक से नहीं आएगी, थकन रहेगी, रेस्टलेसनेस होगी, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जैसे नोज़िया, डायरिया, एक्सेसिव स्वेटिंग होती है। बिहेवियरल सिम्टम्स को देखें तो रिलैक्स नहीं हो पाते हैं ऐसे क्लाइंट्स। इसके अलावा वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे होते, कभी एक काम करेंगे कभी अगला काम करेंगे, एक काम पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, एक सिंपल सा टास्क कंप्लीट करने में भी बहुत टाइम लगा देंगे। सिचुएशंस को अवॉइड करेंगे जो कि उनकी एंजाइटी को ट्रिगर करती हैं, जैसे कि सोशलाइज नहीं होंगे, पब्लिक स्पीकिंग को अवॉइड करेंगे, थकन की वजह स्कूल को मिस कर देंगे, फियर रहेगा हमेशा हमेशा से कि मैं कोई गलती ना कर दूं या कुछ हो ना जाए, या हमेशा जो काम अगर करेंगे भी तो उसमें रीअश्योरेंस मांगेंगे, अप्रूवल मांगेंगे। कॉजेज़ या रिस्क फैक्टर्स को देख लेते हैं कि कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर कॉज हो सकता है। फैमिली हिस्ट्री, यानी कि फैमिली में अगर किसी को है, पेरेंट्स को है, सिबलिंग्स को है, तो चांसेस होते हैं कि जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर डेवलप हो सकता है। या किसी का अगर प्रोलॉन्ग स्ट्रेसफुल सिचुएशन के साथ गुजर रही है लाइफ के, उनकी स्ट्रेसफुल इवेंट्स है लाइफ में, फैमिली इलनेस है कोई, या किसी का कैफीन इनटेक ज़्यादा है, टोबैको का यूज़ एक्सेसिव है, तो वो भी एंग्जाइटी के सिम्टम्स को वर्स करता है। या इसके अलावा चाइल्डहुड एब्यूज़ अगर है
तो एंजाइटी डेवलप होने के चांसेस होते हैं। आखिर में बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट की। जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर में थेरेपी और मेडिसिन दोनों यूज़ की जाती हैं। मेडिकेशन तब दी जाती है कि जैसे न्यूरोट्रांसमीटर का इम्बैलेंस हो जाता है डिफरेंट मेंटल डिसऑर्डर्स में। एंजाइटी डिसऑर्डर में सेरोटोनिन इम्बैलेंस हो जाता है, सेरोटोनिन की डेफिशिएंसी की वजह से एंजाइटी कॉज होती है, तो मेडिकेशन के थ्रू सेरोटोनिन लेवल को इंक्रीज़ किया जाता है। थेरेपी को अगर देखिए तो सीबीटी यूज़ की जाती है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, थॉट पैटर्न को चेंज करने के लिए या तो मैलएडेप्टिव बिहेवियर को चेंज करने के लिए। ये प्रोवाइड करती है लॉन्ग टर्म एंजाइटी रिलीफ। इसके अलावा स्किल्स जो हैं वो सिखाई जाती हैं ओवरकम करने के लिए एंजाइटी को। कामिंग टेक्निक सिखाई जाती है, किस तरह इंडिविजुअल अपनी एंजाइटी को ओवरकम कर सकता है, किस तरह से वो अपनी एंशियस थॉट्स को कंट्रोल करना सीख सकता है। आज के लिए इतना ही। मज़ीद वीडियोज़ के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।